रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का उसका पार्ट 2 और पहला चैप्टर देखेंगे, जिसके अंदर 7 से 28 आर्टिकल्स हम जो है वो स्टडी करेंगे। और एंड द एंड ऑफ द वीडियो हम आउटलाइन भी देंगे ताकि इन आर्टिकल्स को याद करने में आपको आसानी हो। एक पेज पे सारे आर्टिकल्स का समरी होगी, आप कह सकते हैं, या आउटलाइंस होंगी। तो चैप्टर जी फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। आर्टिकल 7 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इन दिस पार्ट के भाई डेफिनेशन की तारीफ, स्टेट की जो तारीफ है वो आर्टिकल 7 में की गई है। और वो क्या सी की गई है कि कोई भी वफाकी हुकूमत या मजलिस शूरा या कोई भी सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली या कोई भी लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर कोई लॉ देती है कहीं पे टैक्स लगाने का, तो हम उस एरिया को या उस जगह को हम स्टेट कहेंगे। ठीक है जी। तो जो जो टैक्स कर जहां जहां लग रहा है और वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान पूरे के अंदर वो सारी अथॉरिटीज जो है वो स्टेट के जुमरे में आती हैं। आर्टिकल 8 हमसे कहता है जी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। अगर कोई कानून ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ, तौहीन करता है किस चीज की, फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, बुनियादी हकूक की। तो अगर बुनियादी हकूक को कोई जो है वाइड कर रहा है यानी कुल अदम कर रहा है, उसको उसके खिलाफ बन रहा है, तो वो लॉ जो है वो नहीं बनाया जाएगा। तो आगे 8 के जो 1 क्लॉज है उसके अंदर ये बात की गई है आर्टिकल 8 के अंदर कि भाई कोई भी ऐसा जो इनकंसिस्टेंट विद द राइट जो है, वो अगर इस चैप्टर के अंदर जो राइट्स लिखे हैं, जो इस चैप्टर के अंदर हकूक की बात हो रही है, अगर उसके खिलाफ कोई भी बनता है तो उसको वाइड यानी कुल अदम करार दिया जाएगा और उसको नहीं बनाया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। फिर जी या शेल स्टेट जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो ले टेक अवे ले उसके क्या किसी भी सिटीजन के राइट्स हकूक को। ठीक है। और इस तरह का लॉ अगर कोई भी बनता है तो उसको, या बना हुआ है तो उसको वाइड कर दिया जाएगा, कुल अदम कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत वो लॉज जो किसी फौजियों के या पुलिस वालों के या किसी और फोर्स के लिए बनाए गए हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो मेंटेन कर सकें पब्लिक ऑर्डर्स को या मेंटेन कर सकें डिसिप्लिन को। तो ये जो कुछ राइट्स हैं वो आर्म्ड ऑफिस पुलिस वाले इन लोगों के लिए वो राइट्स नहीं होंगे। और उसकी वजह क्या है कि वो मेंटेन कर सकें डिसिप्लिन को। मिसाल के तौर पर अगर किसी फौजी के पास ये है कि भाई वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, तो वो इसके अब जो आजादी है मूवमेंट की वो रुक रही है, मगर इसको मेंटेन क्यों किया जा रहा है, डिसिप्लिन के लिए। तो भाई इस तरह के पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए या डिसिप्लिन के मेंटेनेंस के लिए इस आर्टिकल्स के अंदर कुछ जगह पर ये फौजियों और पुलिस वालों का जो है, आप ये कह सकते हो कि वो बरी जिम्मा है, उनके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, उनके कुछ राइट्स जो हैं वो कन्फर्ड किए गए, मगर मेन मकसद पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना और डिसिप्लिन को मेंटेन करना। अच्छे लाज थोड़े से जो है वो दिए हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया कि 5 शेड्यूल हैं इसके पूरे पाकिस्तान के आइन के, ठीक है, 1973 के आइन के। तो ये जो 1973 का आइन है, इसके जो 5 शेड्यूल हैं, उसमें जो पहला शेड्यूल है उसके अंदर इस तरह के कुछ लॉज के बारे में स्पेसिफाई किया गया है, जिसको जो है वो लागू हो जाएगा जब भी ये आर्टिकल जो है ये आइन कमेंस होगा यानी लागू होगा। और उसके अंदर जो लॉज हैं वो अमेंड भी किए जा सकते हैं, उनमें तरमीम की जा सकती हैं। कुछ और लॉज जो है वो पार्ट 1 के अंदर शेड्यूल में बताए गए हैं, वो भी इस चीज के अंदर आते हैं। ठीक है। और अगर कोई लगता है कि वो इनकंसिस्टेंट है तो उसको भी ये कुलअदम करार दे सकते हैं। Notwithstanding anything contained in paragraph B of clause 3, within period of 2 years from the commencing day, the appropriate legislature shall bring the laws। अगर कोई ऐसी चीज बनती है और लगता है कि भाई ये आइन जब 1973 में बना था उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई चीज लगती है कि भाई वो खराब है, तो लेजिस्लेटर यानी असेंबली जो है वो उस शेड्यूल के अंदर तब्दीली करके पार्ट 2 शेड्यूल जो है वो बनाएगी और वो पेश करेगी जो सही राइट्स का होगा। प्रोवाइडेड दैट और ये जो रेजोल्यूशन है, ये करारदाद है, यानी ये 2 साल के अंदर अगर कोई लॉ जो दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, अगर वो गलत लगता है तो असेंबली उसको 2 साल के अंदर करेक्ट करेगी। अगर वो असेंबली 2 साल में नहीं कर सकती तो वो 6 मंथ का जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीरियड एक्सटेंड कर सकती है, मगर 6 से ज्यादा नहीं।
और अगर वो 2 से ज्यादा 6 महीने का वक्त और ले रही है तो वो जो है लेजिस्लेचर जो है वो साथ रीजन भी बताएगी, वो नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, वो साथ वजह भी बताएगा कि इस वजह से हम 6 महीने में और मुदत चाहिए। द राइट कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी राइट जो है उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते जो इसमें बताए हुए हैं, और ये राइट्स आगे हमारे पास अभी राइट्स ही राइट्स आएंगे। तो जी, ये हमारे पास आर्टिकल 8 के बाद 9 आ गया। ठीक है जी, पहला राइट दिया हुआ जी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस टू द लॉ। हर बंदा आजाद है मगर लॉ के दायरे में रह गए। अकॉर्डेंस विद लॉ का लफ्ज आया तो बस कहना है कि कानून के दायरे में रह गए। तो किसी भी शख्स को महरूम नहीं किया जाएगा उसकी आजादी से या उसकी जिंदगी से। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन जो है वो मिलेगी उसको, मगर अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, 10 है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। गिरफ्तारी और हिरासत। कोई भी बंदा जो है वो अरेस्ट हुआ है तो उसको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसको इन्फॉर्म ना कर दिया जाए, उसको खबर ना दे दी जाए कि भाई किस बुनियाद पर, किन ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया गया है, और उसको मुकम्मल हक हासिल होगा कि वो कंसल्ट कर सके और डिफेंड कर सके अपने आप को लीगली। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो बंदा, ठीक है, अरेस्ट होगा या और जेर हिरासत में आएगा उसको लाजमी पेश किया जाएगा किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। कितने टाइम में? 24 घंटे के अंदर अंदर। यानी जैसे बंदा गिरफ्तार होगा उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हाँ, अगर जर्नी बहुत दूर है तो फिर आप टाइम की थोड़ी सी पाबंदी जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर और कहाँ लेके जाएंगे? जहां पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो सबसे करीब तरीन थाना, या आप कह लें कि करीब तरीन जो मजिस्ट्रेट होगा, जो मतलब क्या होता है, जज सर, जो इस चीज को देखता है, तो उसके सामने। तो और नो सच शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द साइड। इस पीरियड से ज्यादा किसी को भी जो है वो कस्टडी में ज्यादा नहीं रखा जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट हुक्म नहीं देगा कि इसको रखना है कि नहीं रखना। तो ये चीज है। आगे 10A के अंदर कह रहा है कि राइट टू फेयर ट्रायल। हर किसी के पास है कि सिविल राइट है कि, और उसकी जिम्मेदारी है कि अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है तो वो अपने अपने आप को जो है वो सही साबित करने के लिए फेयर ट्रायल के लिए पेश हो सकता है। यानी वो क्या कहते हैं, पेशियां, ठीक है, अदालत वगैरह के अंदर वो अपने आप को जो है बेगुनाह साबित कर सकता है। स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड स्लेवरी, फोर्स लेबर, इटीसी प्रोहिबिटेड। जो गुलामी है वो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर मना है, और कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो इस चीज को, स्लेवरी को, जो इसमें हम गुलामी कहते हैं, गुलाम होता है बटेरे का, कोई गुलाम हो गया, तो वो इस तरह का कुछ भी नहीं है, और कोई भी इस तरह का लॉ जो है वो अगर नहीं बनाया जाएगा जो इस तरह की स्लेवरी जो है पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स हो। और ऑल फॉर्म ऑफ फेस, हर तरह की जो फोर्स लेबर है और ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग है या किसी भी किस्म की इस तरह की कोई एक्टिविटी है तो वो प्रोहिबिटेड है, मना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, कोई भी बच्चा जो है 14 साल से कम है उसको फैक्ट्री, माइन वगैरह या हैजर्डस चीजों के अंदर नौकरी नहीं दी जाएगी जहां पर उसकी जान का। 14 साल से बच्चे को, कम बच्चे को फैक्ट्री वगैरह या माइंस, यानी कि वो कानें वगैरह होती हैं, ठीक है, कोयले की कान जैसे, तो उनमें के अंदर इनको बच्चों को जो है नहीं रखा जाएगा, किसी किस्म की जॉब नहीं दी जाएगी। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विस बाय एनी पर्सन अंडर गोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ। हाँ, अगर कोई बंदा अगेंस्ट जाता है तो उसको सजा दी जा सकती है, कंपल्सरी सर्विस दी जा सकती है। कंपल्सरी सर्विस से मुराद है कि कुछ खास किस्म की सजा या खास किस्म का उसके साथ बर्ताव, ठीक है, जो थोड़ा सा बुरा हो सकता है। ठीक है, और रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस, या किसी पब्लिक पर्पस यानी आवाम के फायदे के लिए कोई ऐसा कानून जो है वो बनाया जा सकता है जिसके अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी यानी सख्ती हो। ठीक है, बल्कि बस ये है कि कंपल्सरी सर्विस जो है वो क्रूअल नेचर, इतनी भी ज्यादा जो है जालमाना ना हो कि वो बंदे की बिल्कुल डिग्निटी जो है उसको खराब कर दे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होती हैं साबका सजाएं। तो नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन
कोई जो है कानून उस बंदे को सजा नहीं देगा। भाई अभी मिसाल के तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशन आया हुआ है 1973 का, लागू हो रहा है, तो उससे पहले जो सजाएं थी, अगर अब उसको सजा इसका आइन के तहत उसको वो सजा है, और उससे पहले जो बंदा था उसने कोई इस तरह की सजा की हो, काम किया हो, तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल, जो पहले नहीं था बाय लॉ एट द टाइम ऑफ एक्ट और ओमिशन, या फिर उस तरह की कोई उसको पेनल्टी ज्यादा पड़ रही है इस कानून के तहत और पहले उसकी पेनल्टी थोड़ी थी, तो उस पेनल्टी के ऊपर भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में दूसरे क्लॉज में कहते हैं हाँ, एक सजा जो है वो माफ नहीं होगी। वो कौन सी सजा है, यानी उसके बारे में वो है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो गद्दारी वाली, जिसके अंदर अबॉर्गेशन और सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, वो फोर्स में रहेगी। वो जो लॉ है वो चलता रहेगा उसके ऊपर। वो बेशक 23 मार्च जो 1956 के अंदर जो आइन के अंदर लगा था, वो जुर्म जो है वो रहेगा, उसकी सजा जो है वो माफ नहीं होगी। वो किसी भी टाइम पर अगर किसी बंदे ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर 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 होगी, उसकी साबिक सजा जो है वो चलती रहेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी बंदे को एक ही जुर्म की डबल सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड शेल व्हेन अक्यूज्ड बाय एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और उसको अपने आप को जो है वो शहादत देनी पड़ेगी। अगर वो कसूरवार करार पाता है तो उसको कंपेल किया जाएगा कि वो इस बात के ऊपर कहे कि भाई वाकई मैंने जो है ये गलती की और मैं शर्मिंदा हूँ। इनवायबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, इंसान की जो शान है उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उसकी प्राइवेसी ऑफ होम का ख्याल रखा जाएगा। कोई भी बंदा टॉर्चर के लिए करके किसी से कोई एविडेंस सबूत वगैरह हासिल नहीं करेगा। 15 में है जी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगी, कि बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के पूरे पाकिस्तान में पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई बंदा किसी भी किस्म के काम के लिए बंदा जो है वो मूव कर सकता है। हाँ, अगर कोई लॉ पब्लिक इंटरेस्ट के तहत अगर कोई कानून बनाया हुआ है तो उसमें पाबंदी है कि इसमें नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई हेडक्वार्टर है आर्मी का, तो उसमें आप आम इंसान नहीं जा सकते, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। क्यों है? क्योंकि अवाम की बेहतरी के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, तो उस जगहों पे फ्रीली मूव नहीं कर सकता। अदरवाइज एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मूव अक्रॉस द पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है जी फ्रीडम ऑफ असेंबली, बगैर आर्म्स के, बगैर हथियार के हर बंदा जो है वो असेंबल हो सकता है, एक अपनी गैदरिंग कर सकता है, इज्तिमा कर सकता है। हाँ, अगर पब्लिक ऑर्डर, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ, कोई कानून के खिलाफ ना हो, या कोई ऐसा कानून जो अवाम के फायदे के लिए बनाया हो, तो उस लिहाज से फिर असेंबली जो है उस मना कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर बंदे को तंजीम साजी बनाने की, तंजीम या यूनियन बनाने की खुली आजादी है। बस ये शर्त है कि भाई अ, जो हो वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए हो, यकजहती के लिए हो, और उसके खिलाफ जो है कोई बात ना हो। और हर बंदा जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकता है। याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में पॉलिटिकल पार्टी का भी जिक्र है, इलेक्शन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है बात। उसमें यह है कि भाई वो बंदा जो सरकारी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है उसके अलावा हर बंदा जो है वो बना सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी, और उस पॉलिटिकल पार्टी का काम होगा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को मुस्तहकम करने के लिए जो है वो पार्टी बनाई जाए। और अगर फेडरल गवर्नमेंट को लगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गलत काम कर रही है और ये कोई मतलब सही नहीं है, तो 15 दिन के अंदर अंदर वो उसको मैटर को रेफर करेगी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर पाबंदी लगाने का खुला मिजाज होगा। एवरी पॉलिटिकल शैल अकाउंट फॉर द, और वो हर अपने पॉलिटिकल पार्टी अपना फंड जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो बताएगी कि मेरा फंड कहाँ से आ रहा है। ये हम पीछे उसमें भी पढ़ चुके हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर भी। अच्छा जी, 18 आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हर बंदे को खुली आजादी है कि वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके, बिजनेस कर सके, प्रोफेशन कर सके, जो लॉ के खिलाफ ना हो, लॉफुल हो, जायज हो। इसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ ट्रेड्स, कॉमर्स जितने भी है ये इसकी सारी की सारी रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, और फ्री कंपटीशन होगा कि जो जिसके मुकाबले में भी अपनी तजारत करना चाहता है वो करे। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी जो है बैन नहीं होगा।
फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर बंदे को बोलने की आजादी होगी, किसी भी किस्म की जो है वो एक्सप्रेशन अपने दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इस्लाम की ग्लोरी के खिलाफ हैं या इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस के खिलाफ है, तो फिर जो है वो काम खराब हो सकता है। या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, या रिसेंटली डेक्सेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस तरह के जितने भी मसाइल हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर इनमें आता है तो फिर वो जुर्म का जो है जुर्म उस पर होगा और वो उस जुर्म का जवाबदेह होगा। अच्छा जी, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, जो मजहबी दरसगाहें हैं, उसको चलाने का, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको फैलाने का, हर शख्स को अपने मजहब को फैलाने की खुली आजादी है। कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन, और एवरी सेक्ट के पास इसका है, वो अपना हर मतलब रिलीजियस डोमिनेशन यानी कोई भी मजहबी बिरादरी है या कोई तबका है, वो अपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो उसको खुली आजादी है, वो कर सकता है। सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी खास रिलीजन की वजह से उस किसी बंदे के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो उनके ऊपर कोई खास किस्म का टैक्स नहीं लगेगा कि भाई आप इस तरह हो तो भाई आप अपनी मेंटेनेंस और प्रोपेगेशन ऑफ योर दीन, अपने दीन की जो फैलाव है उसके लिए स्पेशल टैक्स, जो ऐसा नहीं है। ठीक है, टैक्स दीन की निस्बत से किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो रिलीजन के लिहाज से हैं उनको सेफ गार्ड किया जाएगा, बचाया जाएगा। ठीक है, किसी भी बंदे को किसी किस्म की भी कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी किस्म का खास किस्म का टैक्सेशन भी किसी के ऊपर नहीं होगी। रिलीजियस कम्युनिटी या डिनोमिनेशन जो है उनको इस चीज से रोका जाएगा कि वो कम्युनिटी के अंदर खराबी ना लेके आए। ठीक है, इस चीज से रोका जाएगा। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू, हर बंदा किसी जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में हिस्सा लेना चाहता है वो जो है वो हिस्सा ले सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन वगैरह पे। मतलब रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से किसी बंदे को जो है एडमिशन ऐसा नहीं होगा जो एडमिशन ना दिया जाए, उनको दिया जाएगा। और जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन हैं उनकी भी हौसला अफजाई की जाएगी और उनको भी सोशली ऊपर लाया जाएगा, एडवांस लाया जाएगा, और उनको भी पब्लिक चीजों में आने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है जी, यानी इसमें थी कि बराबरी वगैरह हर किस्म से होगी। फिर जी प्रोविजंस एज टू प्रॉपर्टी, हर बंदे को जो है वो यह हासिल है कि वो मतलब रह सकता है, होल्ड कर सकता है या डिस्पोज कर सकता है। कोई प्रॉपर्टी छोड़ना चाह रहा है, कोई लेना खरीदना चाह रहा है या उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है जब तक कि वो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉ यानी कानून के दायरे के अंदर रह के कर रहा है या आइन के दायरे के अंदर रह के कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी हर बंदे को जो है उसकी प्रॉपर्टी सेव की जाएगी लॉ के तहत, और उसको महरूम नहीं रखा जाएगा किसी किस्म की ऐसी चीज से जिसके खिलाफ वो जिससे उसकी प्रॉपर्टी जो है उससे महरूम हो सके। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्शन था। इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, हर बंदे को जो है वो इक्वलिटी दी जाएगी, बराबरी दी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, जो जिन्स है, मर्द है या औरत, इस लिहाज से कोई भी फर्क नहीं रखा जाएगा। हर सिटीजन बराबर होगा और उसकी बराबर ही प्रोटेक्शन होगी। कोई अमीर गरीब वाली चीज नहीं होगी इसके अंदर, कोई मर्द औरत वाली चीज नहीं होगी, सब बराबर होंगे। हाँ, इस आर्टिकल के अंदर ये जरूर कहा है कि स्पेशल चीजें बनानी चाहिए ताकि औरतों और बच्चों की हिफाजत की जा सके। 25 ए कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड, फ्री तालीम देगा जी, और लाजमी तालीम होगी 5 से 16 साल के बच्चे के लिए, मगर कानून के दायरे में रहकर। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट टू असेस पब्लिक स्पेसेस, अगर कोई पब्लिक स्पेस प्लेसेस पे आ रहा है, किसी भी किस्म की पब्लिक स्पेस है, तो उसको जो है मजाक नहीं उड़ाया जाएगा उसका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, रेस, नस्ल, मजहब, कास्ट, सेक्स या रेजिडेंस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी किस्म की बुनियाद पर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाएगी। और इसमें ये भी है कि ये क्लॉज 1 में जो लिखा हुआ है, ये इसमें ये चीज का ख्याल रखा जाएगा कि जो वुमेन्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं उसके लिए स्पेशल किस्म के ये जो है प्रोग्राम्स लगाए जाएंगे जो इस चीज के अंदर उसको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट 27 हमारे पास आर्टिकल है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस,
हाँ, जो सरकारी मुलाजिम बनना चाहता है या सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट करना चाहता है, तो उसको भी इस डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर किसी बरादरी या कास्ट या रिलीजन या सेक्स या रेजिडेंस और या प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पे नहीं जो है उसको तंग किया जाएगा, उसको फुल टाइम सेफ गार्ड किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर, 40 साल के अंदर अंदर जो हुकूमत होगी वो ये जरूर बनाएगी कि भाई कुछ ऐसी पोस्ट होनी चाहिए, सीटें होनी चाहिए जो रिजर्व की जाएं खास तबके के लिए, ताकि उनकी नुमाइंदगी भी है सर्विस पाकिस्तान में हो सके। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज होगी, फॉर एग्जांपल वुमेन्स होगी, फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है आप लो कास्ट के बंदे हैं उनको अपग्रेड करने के लिए पोस्ट रिजर्व्ड की जाएंगी। ठीक है, यानी उनके लिए खास मखसूस सीटें बनाई जाएंगी। और फर्दर इसके अंदर क्या है, स्पेसिफाइड पोस्ट और सर्विस जो है रिजर्व फॉर मेंबर्स के लिए भी होनी चाहिए, और ताकि वो हर ये सेक्स की हो, यानी कि फॉर एग्जांपल हर जिन्स की हो, मर्द भी औरत हो, ताकि जो परफॉर्मेंस है ड्यूटीज और फंक्शन की वो कभी भी खराब ना हो और सही तरीके से चलती रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड दैट आल्सो अंडर रिप्रेजेंटेशन टू एनी क्लास इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान मे बी रिड्रेस्ड इन सच मैनर दैट डिटरमाइंड बाय एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। और ये जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, ये हुकूमत जो है एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, यानी मजलिस शूरा जो है पार्लियामेंट जो है वो जो फाइनल करेगी एक्ट, उसके मुताबिक ये भर्तियां होंगी या ये रिप्रेजेंटेशन लगाई जाएंगी इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। नथिंग इन क्लॉज वन शैल प्रिवेंट एनी, किसी सूबाई हुकूमत को ये भी हक नहीं है कि वो भी इस तरह की चीजें करे, तो सूबाई हुकूमतें भी जो हैं वो इस तरह की जो चीजें हैं वो लेके आएगी। और इन रिलेशन टू एनी पोस्ट और क्लास ऑफ सर्विस अंडर द गवर्नमेंट और अथॉरिटी, कंडीशन हैज टू रिजाइड इन द प्रेजेंस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द ईयर प्रायर टू अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट। 3 साल से जो है इसमें ये बात है कि 3 साल से अगर कोई बंदा सर्विस में आ रहा है तो वो 3 साल तक जो है वो एक जगह पे रह सकता है, उसको फिर तबादला करवाना पड़ेगा किसी और सूबे के अंदर। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, अगर इस सेक्शन में कहा गया है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपनी लैंग्वेज, हर बंदा जो है अपनी जबान, अपनी सकाफत, अपनी जो स्क्रिप्ट है उसकी जो है उसके पास मुकम्मल आज़ादी है कि वो उसको प्रिजर्व करेगा और प्रमोट भी करेगा। और ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जो इस चीज को इसको इन्फोर्स करेंगे। ये हमारे पास एक आउटलाइन आ गई है। तो 7-8 आर्टिकल जो है वो स्टेट और लॉ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। 9-10 और 10A जो है वो सिक्योरिटी और अरेस्ट के ऊपर कर रहे हैं। स्लेवरी के ऊपर 11 कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के ऊपर 12-13 कर रहे हैं। डिग्निटी के ऊपर 14 आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस देयर रिलीजन। तो ये जो है 6 पॉइंट फ्रीडम्स के हैं। फिर सेफ गार्ड ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट और सेफ गार्ड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये 2 सेफ गार्ड के लिहाज से हैं। 2 प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, उनका प्रोविजन और उसका प्रोटेक्शन। फिर इक्वलिटी के बारे में 4 क्लॉज हैं। 25 कहता है सिटीजन, 25A कहता है एजुकेशन बराबर, 26 कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक असेस में, और इक्वलिटी 27 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, सर्विस में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और आखिरी जो है वो कल्चर रिलेटेड है कि अपने कल्चर की हिफाजत करो। ठीक है, तो ये थे हमारे जो आज के कुछ आर्टिकल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 2 का। तो वो आपको अगर यहाँ पे मिल जाएगा, अगर मैंने अपलोड नहीं किया नेक्स्ट लेक्चर के लिए। यहाँ पर क्लिक करें, कंप्लीट लेक्चर्स के लिए यहाँ क्लिक करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।